हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश सूत्रा। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देख लो भाई, प्रैक्टिस पेपर 1 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब मैं आप लोगों को जो है प्रैक्टिस पेपर्स कराऊंगी। जिस तरीके के पेपर्स जो है वो एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरीके के प्रैक्टिस पेपर्स, ग्रामर लिटरेचर मिक्स करके वो पेपर्स मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो आज से वो शुरुआत जो है वो हो गई है। लकीरों के भरोसे कब तक खुद को यूं ही ठुकराओगे, मेहनत करो सब मिलेगा, कब तक यूं ही किस्मत को दोष देते जाओगे। तो डोंट ब्लेम। वैसे देखिए बात ये है, मेहनत, सही दिशा में मेहनत आपको वो सब कुछ दिलवा सकती है जो आप डिज़र्व करते हैं। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा नहीं है, कम ही है, मगर मैंने इसके कल थोड़ा सा और पढ़ाऊँगी। और वह है क्योंकि मैंने कहा पहले सेशन छोटा ही रख ले यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये पेड बैच का है, यूपी टीजीटी इंग्लिश पेड बैच है, 14 मार्च से स्टार्ट हुआ है अभी। और 10 अप्रैल से नया राइटर इसमें स्टार्ट होने वाला है। 10 अप्रैल से नया राइटर स्टार्ट होगा इसमें, लिटरेचर में, और ग्रामर का भी नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। तो इफ़ यू विश टू बाय दिस बैच तो आप इसको ऐप को डाउनलोड कीजिए, 7895937338 पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारे वीडियो बैचेस हैं। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी का एक ही बैच है, और यूपी पीजीटी यूपी टीजीटी, और ये वीडियो बैचेस हैं। जो बैचेस अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हैं उनको लाइव क्लासेस को वीडियो फॉर्म में डले हुए हैं। इनके नोट्स आपके घर पर आते हैं, कुरियर के द्वारा भेजे जाते हैं जब आप ये बैच खरीदते हैं। तो ये इसके लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। और चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हु अप्लाइड द टर्म टू रोमांटिक to the literary period dating from 1785 to 1830 कि रोमांटिक एज किसने जो ये टर्म दिया था। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ऑप्शंस देख लेते हैं। हैरोल्ड ब्लूम एंड वर्ड्सवर्थ, इंग्लिश हिस्टोरियंस, हाफ अ सेंचुरी आफ्टर द पीरियड एंडेड, द सैटेनिक स्कूल ऑफ बायन शेले एंड देयर फॉलोअर्स, ओलिवर गोल्डस्मिथ इन द डेजर्टेड विलेज 1770। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, उसके ऑप्शंस देखे। अब स्टार्ट करते हैं कि रोमांटिक जो टर्म है, एक्चुअली इसकी जो शुरुआत हुई थी 1798 से लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन से स्टार्ट हुई थी। ये वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का एक जॉइंट कलेक्शन था, मगर उन्होंने इस एज को ये नाम नहीं दिया था। ये नाम जो है वो जर्मन पोएट फ्रेडरिक शेलगल के द्वारा दिया गया था, रोमांटिक्स। हाफ अ सेंचुरी लेटर उन्होंने ये टर्म यूज़ करा था, रोमांटिक टर्म जो है वो इन्होंने यूज़ किया था। और ये एक ये है कि नियम कानून को, बंधनों को तोड़कर एक अपनी एक बैक टू नेचर वाला जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज इन रोमांटिक एरा। तो ये जो टर्म है ये दिया गया था इंग्लिश हिस्टोरियंस के द्वारा हाफ अ सेंचुरी आफ्टर द पीरियड एंडेड। दैट इज इंग्लिश हिस्टोरियंस हाफ अ सेंचुरी आफ्टर द पीरियड एंडेड। अब मेरे साथ साथ आप लोग भी अपनी नॉलेज चेक करते चलिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। हाँ, एक मिनट बस, जरा मैं इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द मोस्ट which of the following became the most popular romantic poetic form, following on Wordsworth's claim that poetic inspiration is contained within the inner feelings of the individual poet as the spontaneous overflow of powerful feelings? Which of the following became the most popular romantic poetic form? आपको पता है कि लिरिक जो है वो एलिजाबेथन एज में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म था, और जो रोमांटिक एरा में इट वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म।
अब मैं इसका ऑप्शन बोल गई कि जो है इनकी कहा था कि भाई लिरिक जो कि जिसमें एक सिंगल इमोशन होता है, एक पोएट का जो है एक सब्जेक्टिव नोट होता है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है बहुत कन्वेंशंस मानने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है, जो सबसे ज़्यादा जो जॉनरा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ फेमस थी वो क्या थी? लिरिक पोएम, सोनेट, डॉगरेल या पॉलिटिकल ट्रैक्ट। सबसे ज़्यादा जो फेमस थी दैट वाज लिरिक पोएम। इस समय पे सोनेट्स तो इतने थे ही नहीं रोमांटिक एज में। Now question number 3, which Shakespearean critic said that evil has nowhere else been portrayed with such mastery as in the evil character of Iago? Wilson Knight, Samuel Taylor Coleridge, John Dryden, A.C. Bradley। अभी ऑप्शन देखिए, इसमें ये जो है किस क्रिटिक ने कहा है कि evil has nowhere else been portrayed with such mastery as in the evil character of Iago। ये जो कहा है A.C. ब्रेडले ने, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, पेज नंबर 207 पे जो है ये कि A.C. ब्रेडले ने कहा है, उनके जो एसेज हैं हैमलेट थ्लो पे जो एसेज हैं उनके, उसमें उन्होंने ये कहा है कि यागो के कैरेक्टर को उन्होंने कहा है कि ईविल इतनी मास्टरी से पोर्ट्रेट नहीं है जितना यागो का कैरेक्टर सुपर्ब कैरेक्टर। इसका एक और आपने यागो के बारे में जो कॉलरेज ने कहा है मोटिवलेस मेलाइनिटी पी टर्म जो दिया है वो कॉलरेज ने दिया है, और ईविल हैज़ नोवेयर एल्स बीन पोर्ट्रेड ये कहा है A.C. ब्रेडले ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम की बुक में। हाय हाय, आज तो ये मेरी पेन ड्राइव करप्ट हो गई है, कुछ दिक्कत हो रही है भैया, बहुत भयंकर वाली दिक्कत हो रही है। पेन ड्राइव ही करप्ट हो रखी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ऐसे ही दिखा लूँ, ऐसे देख लेते हैं सही चल रहा है नहीं चल रहा है। Which Shakespearean critic said about Iago that he stands supreme among Shakespeare's evil characters because the greatest intensity and subtlety of imagination have gone into his making? Wilson Knight, Coleridge, Dryden, A.C. Bradley। तो ये किसने कहा है? अब आप भी आंसर जो है साथ के साथ देखिए। तो ये जो है आगे भी A.C. ब्रैडले ने ही कहा है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में ये बात उन्होंने जो है वो कही है। दैट इज ऑल्सो बाय द क्रिटिक A.C. ब्रैडले। A.C. ब्रैडले। Now the next question is, Samuel Pepys in his diary entry for 29 September 1662 criticizes a play of Shakespeare in the words, "It is the most insipid, ridiculous play that ever I saw in my life. I saw, I confess, some good dancing and some handsome women, which was all my pleasure. The way was." सैमुअल पेपीज जो कि डायरिस्ट थे, जिनके से ही डायरी के बारे में, डायरी का जॉनरा जो है स्टार्ट हुआ। डायरी जिसमें वैसे तो ये सब्जेक्टिव वे में लिखी जाती थी, मगर इनसे ये एक हिस्ट्री में मतलब जानने में पता चलता था कि व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट एरा। तो सैमुअल पेपीज ने जो अपनी डायरी में लिखा है, उन्होंने शेक्सपियर के एक प्ले जो कि बेहद खूबसूरत प्ले है शेक्सपियर का, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम के बारे में ये चीज़ कही है। तो ये कहा है उन्होंने किसके बारे में? मिडसमर नाइट्स ड्रीम के बारे में। सॉरी, मैं जो है लगा गई क्वेश्चन बोलते बोलते लगे। आगे के क्वेश्चन के ऑप्शंस में आप पढ़ के देखिएगा कि क्या जो है वो जवाब रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स, हिज कैरेक्टर्स आर सो मच नेचर हरसेल्फ दैट इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंजरी टू कॉल देम बाय सो डिस्टेंट अ नेम एज कॉपीज ऑफ हर? डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, बेन जॉनसन। आप ही इसका आंसर देखिए, किसने शेक्सपियर के ऊपर ये चीज़ कही है कि शेक्सपियर के ऐसा लगता है नेचर, मतलब खुद का नेचर का ही जो है वो एक मैनिफेस्टेशन है, और कॉपीज ऑफ हर यानी कि मैनिफेस्टेशन नेचर का ही है। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, बेन जॉनसन। आप देखिए
ये जो है इसका सही आंसर है दैट इज सी, अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने इसे प्रीफेस टू शेक्सपियर में ये बात कही है। प्रीफेस टू शेक्सपियर में उन्होंने ये कहा है कि शेक्सपियर के कैरेक्टर्स तो अल्टीमेट कैरेक्टर्स होते हैं। Which poem among the Lucy poems does not directly mention Lucy? Strange fits of passion have I known. She dwelt among the untrodden ways. 3 years she grew. A slumber did my spirit seal. ये वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम्स है, अ सीरीज ऑफ 5 पोएम्स। और इनमें से कौन सी पोएम में वर्ड्सवर्थ ने लूसी को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है? आप देखिए ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलिए समय खत्म होता है। ये इसका आंसर है जिसमें उन्होंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, दैट इज अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। 30 में से स्कोर जरूर चेक करिएगा। 30 क्वेश्चन है कि कितना आपका स्कोर रहता है। Which of the Lucy poems has been described as a sublime epitaph by S.T. Coleridge? Strange fits of passion have I known. She dwelt among the untrodden ways. 3 years she grew. A slumber did my spirit seal. इनमें से कौन सी पोएम को उन्होंने सबलाइम एपिटैफ जो है वो कहा है? तो देख लीजिए, आपके पास समय है, आप बिल्कुल देखिए कि एस.टी. कॉलरिज ने कौन सी पोएम को सबलाइम एपिटैफ कह के जो है वो पुकारा है। दैट इज स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, 3 years शी ग्रू। अब देखिए तो इसका आंसर है दैट इज डी, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इसके बारे में इसकी अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये इसके बारे में बताने के लिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताना चाह रही थी। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील जो कि पोएम जो है वो 1798 में लिखी थी और लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुई है 1800 एडिशन में। और ये ओनली पोएम है इन विच ही डिड नॉट मेंशन द नेम ऑफ लूसी। और ये पोएम जो है 8 लाइन्स की पोएम है, 2 स्टेंजाज में है। और इसके इसमें लूज, ये वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम्स में से वन ऑफ द लूसी पोएम्स में से एक है। और इसको जो है मतलब इस पोएम की खासियत ये है कि इसमें लूसी पोएम होते हुए भी लूसी को मेंशन नहीं किया गया है। और ये जो है इस पोएम को कॉलरिज ने इसे सबलाइम एपिटैफ कहकर पुकारा है। तो थोड़ा सा मुझे इसकी एक्स्ट्रा जानकारी देनी थी तो इसलिए मैंने दे दी। What is the other name for the poem My Heart Leaps Up? My Heart Leaps Up जो पोएम है उसका अदर नेम क्या है? द रेनबो, द डैफोडिल्स, द ककू, द क्लाउड। तो माई हार्ट लीप्स अप जो उसका अदर नेम जो है दैट इज द रेनबो, दैट इज रेनबो। The following lines are taken from Just are the ways of God and justifiable to men unless there be who thinks not God at all. ये लाइंस किसकी हैं? देखने में लग रही हैं जैसे पैराडाइज लॉस्ट की हैं, लेकिन आपने सबने पढ़ रखा है, आपको पता होगा कि ये लाइंस है किसकी। Just are the ways of God and justifiable to it. तो ये लाइंस जो है कॉमर्स, लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगनिस्टिस में से किसकी है? Yes, you guessed it right. It is from, these lines are from Samson Agonistes. Samson Agonistes मिल्टन की एक, मिल्टन ने उन्हें पोएम कहा है बट इट इज़ अ क्लोजेड ड्रामा जो हेलेनिक इन स्पिरिट है। और हालांकि थीम जो है वो बिब्लिकल है, बुक ऑफ जजेस से ली गई है। सैमसन जो कि एक रेसलर है उसके लास्ट डे की ये कहानी है। यूनिटी ऑफ टाइम जो है वो इसमें फॉलो किया गया है और जो है कंप्लीटली फॉलो करा गया है। और इसमें ये कहीं ना बहुत हद तक ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है क्योंकि इसमें भी सैमसन का लास्ट फेज और क्या जो ब्लाइंडनेस जो है वो दिखाया गया है। तो दैट इज सैमसन एगनिस्टिस। ये करप्ट हो गई है। Who speaks the following line in Samson Agonistes? In arguments with men, a woman ever goes by the worse, whatever be her cause. Samson, Dalila,
मनोआ हरफा। तो ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है कि इन आर्ग्यूमेंट्स विद मेन अ वुमेन एवर गोज बाय द वर्ड्स वट एवर बी हर कॉज। ये लाइन जो है वो बोली गई है सैमसन की वाइफ दलीला के द्वारा। तो जो वुमेन कैरेक्टर है दलीला के द्वारा ये लाइन्स बोली गई है। Who opined classicism is health, romanticism is disease, to convey that classicism is the means of controlling art? ये लाइंस जो हैं वो किसने कही हैं कि क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज। ये लाइंस जो हैं वो गोथे के द्वारा बोली गई हैं और इसमें ये मतलब ये क्लासिसिज्म इज की कंट्रोल। क्लासिसिज्म में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एंड रोमांटिसिज्म इज लाइक अ डिजीज दैट स्प्रेड्स एवरीवेयर। दैट्स गोथे, जर्मन पोएट हैं, जर्मन राइटर हैं गोथे। A prose composition with a focused subject of discussion or a long systematic discourse is known as novel, essay, article, journal. A prose composition, एक prose composition जिसमें एक subject या discussion, जिसमें systematic way में हम जो है अपनी बात को लिखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? Prose composition है। सिस्टमेटिक डिस्कोर्स एक डिस्कोर्स वे में होता है, तो वो क्या होता है? नॉवल, एसे, आर्टिकल, जर्नल। तो दैट इज, आप सही है, दैट्स एसे। Who popularized the comedy of humors by writing the popular satirical plays Everyman in His Humor, Volpone or the Fox, The Alchemist and Bartholomew Fair? Ben Jonson, Dr. Johnson, John Dryden, Shakespeare। सबसे पहली बात, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का मतलब क्या है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का मतलब होता है जिस इंसान के अंदर जो फ्लूड ज़्यादा है वो उसी हिसाब से बिहेव करता है। इसके फादर कहे जाते हैं कौन? ऑप्शन देखिए, दैट इज द कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जिन्होंने 4 फ्लूट्स जो बताए हैं कि येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फ्लेम एंड ब्लड, जिसके अंदर जो चीज़ ज़्यादा वो उसी तरीके से बिहेव जो है वो करता है। उनके सारे जो प्लेज हैं वो इन्हीं ह्यूमर्स पर आधारित है। फ्लूड मीन्स मॉइस्चर। तो ये किसने पॉपुलराइज करा है? दैट इज बेन जॉनसन। अ लिरिक इज अ लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। अ शॉर्ट पोएम, मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं हमारा, इसका तो है नहीं, इसी का है क्वेश्चन नंबर 15। यही था क्या? देखना, एक मिनट जरा देखना, आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 तो ये था। 14, ये देखो, हाँ ये 15, 16 होना था, ये 17, 18। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने अभी आपको लिटरेरी टर्म्स में जो करवाया था, ये क्वेश्चन जो है उसमें ये जो है ये रिपीट हो गया है। तो मैंने सोचा कि भाई अब ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको एक बार करवा चुकी हूँ, मगर फिर भी जो है मैं आप लोगों को इसे करवा देती हूँ। तो मैं अब इसे करवा तो रही हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। तो मुझे याद आ गया कि मैंने अभी ये क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन था नहीं इसमें। लिरिक इज, चलिए आ गया है तो अब कर लेते हैं। आपने देखा भी होगा, मैंने इससे पहले वाले में करवाया था। अ लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ओड होती है। पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, हिम होती है। शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स, तो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बताता है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज लिरिक। अच्छा, इसमें एक और भी है, ट्रायम्फल सॉन्ग जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसका मैंने उस दिन ये नहीं बताया था कि ट्रायम्फल सॉन्ग के लिए 1 वर्ड क्या यूज़ करते हैं, दैट्स पियन। पियन जो है वो यूज़ करते हैं इसके लिए। ट्रायम्फल सॉन्ग को, विक्ट्री सॉन्ग्स को पियन कहा जाता है, लेकिन इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनसन एंड मिल्टन आर 2 ब्रदर्स, द लेटर इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो ये क्वेश्चन है, जॉनसन एंड मिल्टन आर 2 ब्रदर्स, द लेटर। जब ये इसमें एरर ढूंढनी है तो लेटर एंड फॉर्मर जो होते हैं वो 2 के लिए यूज़ किए जाते हैं। 2 में से पहले वाला फॉर्मर, 2 में से बाद वाला लेटर होता है। लेटर होता है बाद में,
बाद वाला के लिए, दो में से बाद वाले के लिए लेटर यूज करते हैं। तो यहाँ इसमें इस वाले पार्ट में एरर है, लेटर नहीं आएगा, दैट विल बी लेटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर नो लेस देन 5 असिस्टेंट्स इन द ऑफिस। यहां पर संख्या दी गई है, तो संख्या जब दी हुई है तो लेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि लेस जो है वो क्वांटिटी के साथ लगाया जाता है, नंबर के साथ लगाएंगे हम फ्यूअर। तो देयर आर नो फ्यूअर देन। अब इससे आगे के क्वेश्चंस में आप एरर अपने आप ढूंढिएगा। लिटिल वाटर दैट वाज इन द पॉट इवेपोरेटेड, नो एरर। तो लिटिल एरर दैट वाज इन द पॉट इवेपोरेटेड। तो आप यहां पर ये देखिए, जब किसी जो कुछ भी जितना भी है सारा का सेंस आता है तो हम जो डिटर्मिनर लगाते हैं वो होता है द लिटिल। यहाँ अ लिटिल नहीं आएगा, क्योंकि दैट वाज से पता चल रहा है जितना भी, थोड़ा बहुत जितना भी है सारा। तो अगर ये दैट वाज, दैट हैड अगर इस तरीके से आता है जो ये बताता है सारे के सेंस में बोलता है, तो वहां पर डिटर्मिनर लगता है द, तो ये आएगा द लिटिल। पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग। प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड देखिए, आप ही देखिए ABCD कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो प्लेटिट्यूड की सही स्पेलिंग है APLATITUDE। हु रॉट, ये फिर ये भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन था वो रिपीट हो गया। Which of the following statement is correct? The present continuous tense can be used to express a definite arrangement in the near future. The simple present tense is also used in the subordinate clause after conjunctions of time, condition, etc. for expressing the future time. The simple present tense is used with a time expression for a definite future arrangement, all of the above. चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज टू एक्सप्रेस अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम कहते हैं द प्रेसिडेंट इज, अगर आप यहाँ पर ये बोलते हैं द प्रेसिडेंट इज कमिंग टुमारो, तो या द CM इज कमिंग टुमारो, तो भाई फिक्स्ड प्लान ऑफ है फ्यूचर का, तो उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो ये वाला पॉइंट सही है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आफ्टर कंजंक्शंस ऑफ टाइम, कंडीशन, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट। अगर आप इफ यू वर्क हार्ड, तो ये जो कंजंक्शन है ये कंडीशन बताने वाला, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, या आई विल कॉल यू व्हेन ही रिटर्न्स। तो जब कंजंक्शंस ऑफ टाइम लगाते हैं, कंजंक्शंस ऑफ कंडीशंस लगाते हैं, तो उन कंजंक्शंस ऑफ टाइम और कंडीशंस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, ये बिल्कुल सही है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड विद अ टाइम एक्सप्रेशन फॉर अ डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट। यस, द स्कूल, अगर हम कहते हैं द स्कूल विल रीओपन इन जुलाई, ना, द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, क्योंकि हर साल का एक फ्यूचर का फिक्स्ड वो है, तो फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव। Which of the following statement is correct? Statements आएगा ये। The verb be plus going to form is used to express the subject's intention to perform a certain future action. I am going to buy a car. ये सही है। The verb be plus going to, is RM plus going to, is used to express the subject's intention to perform a certain future. I am going to buy a car. सही है। The verb be plus going to can be used with time clauses when we wish to emphasize the subject's intention. ये भी सही है कि the verb is RM plus going to हम use करते हैं time clauses के साथ, तो भी जो है वो सही है। The verb be plus going to can be used after such verbs I'm sure, I'm afraid, I believe he is going to win the match, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ये हुए 20 क्वेश्चंस। अब देखिएगा 20 में से कितने आपके सही हुए। मैं इसको फुल स्क्रीन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ पेन ड्राइव में गड़बड़ हो गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लूज सेली ऑफ द माइंड एंड इरेगुलर इनडाइजेस्टेड पीस? ऐसे, ऑटोबायोग्राफी, एपिस्टलरी फिक्शन, डायरी। पहले हम इन देख लेते हैं। ऐसे जिसमें एक डिस्कोर्स होता है, ऑटोबायोग्राफी व्हेन अ राइटर राइट्स अबाउट हिज हिस्ट्री, एपिस्टलरी फिक्शन दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, एंड डायरी व्हेन अ पर्सन notes down his personal things,
and later on these personal things are used by writers, तो उसे जो है डायरी कहा जाता है. तो अ लूज सेली ऑफ द माइंड एंड इरेगुलर इनडाइजेस्टेड पीस, ये किसके लिए कहा जाता है? ये डेफिनेशन जो है डॉक्टर जॉनसन की डेफिनेशन है, किसके लिए कही गई है? एस्से के लिए. Art for art's sake became a rallying cry for the imagist, the aesthetes, the symbolists, the art nouveau school. आर्ट फॉर आर्ट से किसका जो है रैलिंग क्राई, यानी कि किसके जो है एक मुद्दा था, ये था आर्ट फॉर आर्ट से एक मीन्स है कि डू नॉट ट्राई टू पुट मॉरल वैल्यूज इन आर्ट. तो आर्ट फॉर आर्ट से एक था एस्थेट्स का, दैट वाज बाय द एस्थेट्स, ऑस्कर वाइल्ड एंड इनके द्वारा. व्हाट इज नियोलॉजिज्म? Word with roots in a native language, a word whose meaning changes with every renewed use, an obsession with new words and phrases, a word newly coined or used in new sense. Neologism क्या है? तो आप देखिए इसका क्या होगा, आपको मैं टाइम देती हूँ और आप इसको देखिए. जी हाँ, नियोलॉजिज्म का मतलब होता है न्यूली कॉइंड वर्ड, नए शब्द को बनाना. इन अ पोएम ए लाइन में ईदर अ एंड स्टॉप्ड और राइम्ड, पॉज्ड, एक्सेंटेड एंड जैम्ड. पहले एंड स्टॉप समझते हैं, जहां पर लाइन का मीनिंग फ्रेज का खत्म हो जाता है. ये भी लिटरेरी टर्म्स में मैंने बताया भी था कि जहां पे लाइन का मीनिंग खत्म हो जाता है तो या तो एंड स्टॉप्ड होगी, और अगर लाइन का मीनिंग खत्म नहीं होता तो एक लाइन का मीनिंग दूसरी में जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एनजैम्बमेंट. तो या तो एंड स्टॉप्ड होगी या क्या होगी? दैट विल बी एनजैम्ड. द प्यूरिटन्स शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड इन. प्यूरिटन्स ने सारे, जब सिविल वॉर की शुरुआत हुई, तो प्यूरिटन्स ने सबसे पहले क्या करवाया? थिएटर्स बंद करवाए. और कौन से उसमें बंद करवाए? 1642. द थिएटर्स गॉट क्लोज्ड इन 1642. Identify the wrong match. Picaresque novel, Tom Jones. Gothic novel, The Monk. Epistolary novel, Pamela. Regional novel, Frankenstein और The Modern Prometheus. Picaresque novel का मतलब होता है जो The Adventures of a Rug, एक ठग की कहानी. एडवेंचरस नॉवल होते हैं. Picaresque novel, पिकारो स्पेनिश वर्ड से लिया गया है. The Adventures of a Rug. टॉम जोन्स पिकारेस्क नॉवल है. गोथिक नॉवेल्स क्या होते हैं? द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो हॉरिस वॉलपोल का है. मिडिवल एज में किले में डार्क, बिल्कुल उसका जो एटमॉस्फेयर होता है, सुपरनैचुरल फिक्टिशियस कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज गोथिक नॉवल. मॉन्क जो है वो गोथिक नॉवल है. एपिस्टोलरी नॉवल, दैट इज व्हेन द स्टोरी जो है डेवलप्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, that is epistolary novel. Pamela is an epistolary novel. Regional novel का मतलब होता है when a writer जो है mentions या weaves his story around a particular reason, like R.K. Narayan. His reason was Malgudi or Hardy. He used to weave his stories around Wessex or Faulkner. These all are regional novelists. But Frankenstein or the Modern Prometheus, that's not a regional novel. It's a science fiction. It's a precursor of scientific fiction, and it's a sort of Gothic novel. That's Frankenstein or the Modern Prometheus is not a regional novel. That's science fiction, precursor of science fiction or Gothic novel. तो इसका सही आंसर है डी. Using the expression crown for the monarchy is an example of hyperbole, personification, metonymy, synecdoche. इनमें से कौन सा इसका उदाहरण जो है? क्राउन को अगर आप मोनार्की के लिए यूज करते हैं तो इसमें क्या है? आप नेम चेंज कर रहे हैं. पार्ट फॉर होल नहीं है, नेम चेंज कर रहे हैं. क्राउन, चेयर जैसे बोलते हैं, विल यू प्लीज एड्रेस द चेयर. तो क्राउन अगर आप बोल रहे हैं तो नेम चेंज हो रहा है, दैट्स मेटोनमी.
Milton's lament for his blindness occurs in Paradise Lost, Comus, Areopagitica and the Native Ode. तो मिल्टन ने, हालांकि में आप इसमें देखिए कि कौन सा आपके हिसाब से ऑप्शन होगा. एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मिल्टन ने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखी, जितने भी एपिक्स होते हैं दे आर ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, मगर ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव होने की वजह से ही विलियम ब्लेक ने द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में कहा है कि मिल्टन वॉज इन फेटस व्हेन ही रॉट अबाउट एंजल्स एंड गॉड, एंड ही वॉज फ्री व्हेन ही रॉट अबाउट हेल एंड डेविल्स, बिकॉज ही इज़ अ ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. तो ये जो लाइन्स हैं ये विलियम ब्लेक की लाइन्स हैं ऑफ मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल की. तो इसमें बहुत हद तक ये एक सब्जेक्टिव वर्क भी है. तो पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन की ब्लाइंडनेस का जो लेमेंट है वो देखने को मिलता है. तो दैट इज ए पैराडाइज लॉस्ट. If you say contagious countries instead of contagious countries, you will be making a mistake known as euphemism, spoonerism, peroration, malapropism. अगर आप contagious countries बोलते हैं contagious countries की जगह, तो उसे क्या कहते हैं? ये अब आप खुद देखिए. ये एक उदाहरण है malapropism का, क्योंकि इसमें जो है एक इसका याद नहीं आ रहा है मुझे, पिनेकल ऑफ को पाइनएप्पल ऑफ जो है वो बताया था. पाइनएप्पल ऑफ पिनेकल को पाइनएप्पल के तौर पे यूज़ किया गया था. जब वर्ड्स को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है दैट इज नोन एज मेलाप्रोपिज्म. Which of the following poems uses terza rima? John Keats' Ode to a Nightingale, P.B. Shelley's Ode to the West Wind, Wordsworth's Solitary Reaper, Milton's Comus. तो यहाँ पर ये देखिए, पहले टर्जा रिमा 3 लाइन स्टेंजा और इंटरकनेक्टेड होते हैं. ABA BCB इसकी राइम स्कीम होती है, इटालियन फॉर्म ऑफ राइटिंग है. तो किस में यूज़ की गई है? अब आप यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, तो किस में यूज़ करी गई है? दैट इज़ यूज्ड इन शेलेस ओड टू द वेस्ट विंड. तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अभी आप लोगों को करवाए. 30 में से देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए. ये तो एक छोटा सा सेशन था जो मैंने अभी आप लोगों के लिए ये सेशन लिया है, और बाकी अब आगे आगे और थोड़ा सा बढ़ाऊंगी. छोटे सेशन में अपने आप को टेस्ट करिए और पढ़ते रहिए. जो मेहनत करते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की लगन होती है, सफल वही होते हैं. सपने देखिए, मगर सपने पूरे तभी होते हैं जब सपनों में जान होती है ना. पंख होने से क्या फ़ायदा, उड़ान हौसलों से हासिल होती है. सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है. तो इस चीज़ को सोच के जो है वो करिएगा कि सपना देखना काफ़ी नहीं है, उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना. तो ये भी जो है एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. बस इसी को याद रखिएगा और मेहनत करिए. बाकी मेरे चैनल से जो भी आपको हेल्प मिल रही है वो मिलती रहेगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.